हाय गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्शन 194Q जो 38 जून में नया सर्कुलर इशू किया है CBDT। सेक्शन 194Q जो 1 जुलाई से ऑलरेडी एप्लीकेबल हो गया है, उसका कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है बाय CBDT। तो सेक्शन 194Q का डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरा चैनल पे है, आई बटन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट है एप्लीकेबिलिटी ऑन ट्रांजैक्शन कैरिड टू वेरियस एक्सचेंजेस। यहाँ पर क्या बोल रहा है, दो ट्रांजैक्शन में सेक्शन 194 के एप्लीकेबल नहीं होगा। फर्स्ट है ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज विच आर ट्रेडेड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और क्लियर्ड एंड सेटल्ड बाय द रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस इंक्लूडिंग रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का थ्रू जो ट्रांजैक्शन होता है वो उसके ऊपर सेक्शन 194 के एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड नंबर 2 है ट्रांजैक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी, renewable energy certificates and energy saving certificates traded through power exchange registered in accordance with the regulations 21 of the CERC। ये दोनों केस में सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। Since section 194Q of the act would come into effect from 1st July 21, it was requested to clarify how the threshold of 50 lakhs rupees specified under this section shall be computed and whether the tax is required to be deducted in respect of advance paid before 1st July 21 and some catered thereof. Since section 194Q of the act mandates buyer to deduct tax of the sum, तो यहाँ पर section 194Q पेमेंट और क्रेडिट which was earlier उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। 1st जुलाई के पहले मैंने एडवांस किया, ओके, तो मेरा पेमेंट पहले हो गया, 1st जुलाई के पहले हो गया, तो 1st जुलाई के पहले हुआ है, दैट मीन्स सेक्शन 194 की एप्लीकेबल नहीं होगा। सो वही यहाँ पर बोल रहा है, द प्रोविजंस ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई ऑन एनी सम क्रेडिटेड और पेड बिफोर 1st जुलाई 21। ये जो क्रेडिटेड और पेड, इसका एक अगर 1st जुलाई के पहले होता है तो सेक्शन 194 की एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 194Q एप्लीकेबल हुआ है फ्रॉम 1st जुलाई। मैंने पे अगर 1st जुलाई का पहले किया है तो उस ट्रांजैक्शन के ऊपर सेक्शन 194 की एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड लिमिट, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। जो थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख से 50 लाख का ऊपर जो TDS करना है, ये क्या 1st जुलाई से होगा या 1st अप्रैल से होगा। तो यहाँ पर तो ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम 1st अप्रैल। तो ही यहाँ पर बोल रहा है, since the threshold of 50 lakhs in respect of the previous year calculation of sum for triggering TDS under section 194Q shall be computed from 1st April 21. Hence, if a person being buyer has already catered or paid 50 lakhs rupees or more up to 30th June to a seller, the TDS under section 194Q shall apply to all credit or payment during the previous year on or after 1st July 21 to such seller. Adjustment for GST और purchase return, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों का पहले कोई सर्कुलर नहीं था दोनों का ऊपर। फर्स्ट है जीएसटी, क्या जीएसटी के ऊपर 194Q एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। यहाँ पर क्या बोला, अकॉर्डिंग विद रेस्पेक्ट टू TDS अंडर सेक्शन 194Q, इट इज क्लैरिफाइड दैट व्हेन टैक्स इज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट of amount in the account of seller and in terms of agreement or contract between the buyer and the seller, the component of GST comprised in the amount payable to the seller is indicated separately. Tax shall be deducted under section 194Q. However, if the tax is deducted, यहाँ पर क्या बोला, अगर मैंने एडवांस का ऊपर TDS डिडक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एडवांस के ऊपर 194 की एप्लीकेबल होता है, तो एडवांस का ऊपर जब GS 194 की एप्लीकेबल होगा तो पूरा एडवांस अमाउंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। बट अगर बिल के ऊपर जो मेरा अमाउंट है, मैंने जो बिल इशू किया, बिल के ऊपर जो मेरा अगर TDS कट रहा है बायर, देन बायर GST का जो अमाउंट है उसे छोड़ के जो एक्चुअल अमाउंट है उसका ऊपर TDS कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्या, परचेज रिटर्न का, जब परचेज रिटर्न होगा तब मेरा क्या होगा। With respect to purchase return, it is clarified that the tax is required to be deducted at the time of payment or credit, whichever is earlier. Thus, before purchase return happens, the tax must have already been deducted under section 194Q. If that is the case and against this purchase return the money is refunded by the seller, then this tax deducted may be adjusted against the next purchase against the same seller. Okay, suppose मैं buyer हूँ A, मैं B से परचेज किया 60 lakhs
एंड 60 लैक्स का ऊपर 60 लैक्स एंड 60 लैक्स मेरा जो एक्सेस अमाउंट है 50 लैक्स का छोड़ के, मतलब 10 लैक्स का ऊपर मैंने 0.1% 1000 TDS डिडक्ट कर लिया फ्रॉम सेलर। ओके, इसके अंदर से मेरा जब परचेज, सपोज कुछ मैंने परचेज रिटर्न कर दिया, मैंने कुछ रिटर्न कर दिया, तो क्या ये परचेज रिटर्न जो मैंने किया मेरा TDS तो ऑलरेडी मैंने डिडक्ट कर लिया, तो इस परचेज रिटर्न जब रिटर्न करेंगे तो इस TDS का क्या होगा, तो यही बोल रहा है TDS नेक्स्ट परचेज के अगेंस्ट एडजस्ट करना है। नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इफ परचेज रिटर्न इज रिप्लेस्ड बाय द गुड्स बाय द सेलर एज इन द केस ऑफ परचेज व्हिच टैक्स डिडक्टेड। तो जो मैंने TDS ऑलरेडी डिडक्ट किया 1000 सेम सेलर का नेक्स्ट परचेज के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज वेदर नॉन रेसिडेंट कैन बी बायर अंडर सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट। सो लॉजिकली नहीं होगा। इट इज रिक्वेस्टेड टू क्लैरिफाई इफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू ए बायर बीइंग ए नॉन रेसिडेंट। It is clarified that the provisions of section 194Q of the act shall not apply to a non-resident whose purchase of goods from seller resident in India is not effectively connected with the permanent establishment. Non-resident को अगर permanent establishment नहीं है तो वो TDS डिडक्ट नहीं कर पाएगा। लॉजिकली उसका अगर कोई इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट नहीं रहेगा तो पैन भी नहीं रहेगा, टेन भी नहीं रहेगा, राइट? तो TDS कैसे डिडक्ट करेगा? अगर उसको परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगा इंडिया में, देन वो इज लायबल टू डिडक्ट TDS। ओके, नेक्स्ट इज whether tax is to be deducted under the seller is a person whose income is exempt। जिसके ऊपर मैं TDS डिडक्ट कर रहा हूँ सेलर, उसका अगर इनकम एग्जेम्प्ट है तो क्या मुझे TDS डिडक्ट करना है? आंसर इज नो। It is clarified that the provisions of section 194Q shall not apply on purchase of goods from a person being a seller who as a person is exempt from income tax। ओके, तो जिस सेलर अगर इनकम एज पर इनकम टैक्स उसका जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट है, देन बायर उसके ऊपर TDS डिडक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली विथ रेस्पेक्ट टू सबसेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206C, it is clarified that the provisions of this subsection shall not apply to sale of goods to a person being a buyer who as a person is exempt from income tax। सेक्शन 206C1H में भी TCS कलेक्ट नहीं होगा अगर बायर का इनकम एग्जेम्प्ट होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। Whether tax is to be deducted on advance payment, yes, ये हम लोग जानते हैं कि एडवांस के ऊपर 194Q एप्लीकेबल होता है। Whether provisions of section 194Q of the act shall apply to buyer in the year of incorporation। सपोज मेरा जो बिजनेस है मैं इनकॉर्पोरेट किया दिस ईयर, दैट मीन्स 2021-22। ओके, तो दिस साल में मैंने इनकॉर्पोरेट किया मेरा कंपनी, मैंने इनकॉर्पोरेशन हुआ है दिस साल, और मैंने परचेज किया फ्रॉम ए सेलर अबव 50 लैक्स। ओके, तो क्या मैं 194Q डिडक्ट कर पाऊंगा? आंसर इज नो, क्योंकि मेरा जो प्रीवियस ईयर्स का जो कंडीशन है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में मेरा 10 करोड़ सेल्स और ग्रॉस रिसीट्स होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि मैं इनकॉर्पोरेट किया है दिस साल में मैंने इनकॉर्पोरेट किया। ओके, whether provisions of section 194Q of the act shall apply to buyer if the turnover from business is 10 crores or less। सपोज मैं बायर हूँ, मिस्टर एक्स बायर है, उसका बिजनेस में जो टर्नओवर है वो है 8 करोड़ प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। उसका रेंटल इनकम है 1 करोड़। उसका कैपिटल गेन इनकम था, कैपिटल गेन इनकम है 2 करोड़। टोटल कितना हुआ? 11 करोड़। तो क्या ये बायर 194Q में TDS डिडक्ट कर पाएगा? आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पर मुझे देखना है टर्नओवर कितना हुआ है। टर्नओवर अगर 10 करोड़ एक्सीड नहीं करेगा तो सेक्शन 194Q अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये पॉइंट इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। हिज टर्नओवर और रिसीट्स फ्रॉम नॉन बिजनेस एक्टिविटी इज नॉट टू बी कंप्यूटेड फॉर दिस पर्पस। तो मुझे यहाँ पर क्या देखना है, मेरा जो बिजनेस है उसका टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स 10 करोड़ एक्सीड किया कि नहीं। नेक्स्ट इज क्रॉस एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 194O, 194-206C1H एंड 194Q। सो 194O ई कॉमर्स ऑपरेटर का ऊपर एप्लीकेबल हुआ था फ्रॉम 1 अक्टूबर 20। तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है,
जहाँ पर आपको 194 ओ में TDS डिडक्ट करना है, देन आपका ऊपर सेक्शन 194 Q एंड सेक्शन 206 C1H एप्लीकेबल नहीं होगा। ये दो आप भूल जाओ, ठीक है। अगर आप ई-कॉमर्स ऑपरेटर नहीं हो तो 194 ओ आपका कुछ नहीं करना है, आपको देखना है। अगर आप बायर हो तो आपको 194 क्यू में TDS डिडक्ट करना है। तो ये स्टेप आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्रॉस एप्लीकेशन में इसी के ऊपर डिस्कस किया है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, तो ये था गाइडलाइंस फॉर सेक्शन 194 क्यू। ओके, होप यू लाइक दिस वीडियो। सो गाइज, अगर आपको TDS में मास्टरी करना है, अगर आप TDS, TCS एंड ITR रिटर्न फाइलिंग सीखना है, यू कैन जॉइन माय TDS मास्टरी कोर्स विद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इसमें लाइफ टाइम एक्सेस है एंड लाइफ टाइम सपोर्ट है। कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको यू विल गेट द एक्सेस ऑफ TDS मास्टर्स कम्युनिटी, जहाँ पर नॉट ओनली द कोर्स बट प्रैक्टिकल फील्ड में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है वो भी हम लोग सॉल्व करते हैं एंड ये आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट मेरा इनकम टैक्स कोर्स भी है, इनकम टैक्स मास्टरी कोर्स। अगर आप इनकम टैक्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल सीखना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन इनकम टैक्स मास्टरी कोर्स, जिसमें आपको हाई क्वालिटी हिंदी ट्यूटोरियल्स मिलेगा, लाइफ टाइम एक्सेस, लाइफ टाइम सपोर्ट एंड कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो you can see curriculum and also enroll here, and then our ROC master class with practical training जो 4 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप कंपनी रिलेटेड मैटर्स ROC का काम सीखना चाहते हो, अगर आप CS हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, अगर अपने ROC एंड कंपनी रिलेटेड मैटर्स के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, देन यू कैन ज्वाइन माय ROC मास्टर क्लास विद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो इसके लिए आपको hamidsmartlearninghub.com पे आना है एंड आपको कोर्स एनरोल करना है, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर जरूर कर दें एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।